हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे मध्य प्रदेश की अगली क्लास है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की। ओके, पिछले वीडियोस में हमने क्या देखा था? पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? यानी जो हमने नदियां ख़त्म की हैं उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न, मतलब जितने महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे लगे उतने मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व कराए थे। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के भी वो प्रश्न लगभग 90% सही निकले होंगे। ओके, क्योंकि एक टॉपिक में से अगर आप 90% भी सही नहीं कर पाएंगे तो बहुत गलत बात है ना। और हाल ही ये टॉपिक ख़त्म कराया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेंगे मध्य प्रदेश की परियोजनाएं मतलब बांध। ठीक है, और जो हम यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं वो एमपीपीएससी और एमपी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें एमपी जी के सिलेबस में रहता है उन सब के लिए हम ये क्लासेस ले सकते हैं। ओके, और जो हमारा जो कंटेंट है वो कंटेंट हमारा क्या है, मैप के साथ मैं यहाँ पर समझाता हुआ चल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, जल्दी याद हो जाए और लंबे समय तक वो चीज़ आपको याद रहे। ठीक है, तो आपको मेरे साथ बने रहना है कब तक, जब तक ये पूरा हमारा सेशन यानी पूरी एमपीजीके की क्लास फिनिश नहीं हो जाती है। पूरी क्लास फिनिश करने के बाद आपको क्या करना है, रिवीजन करना और प्रैक्टिस सेट लगाना है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी एमपी कहीं से बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि इन क्लासेस में अगर जो से कंटेंट में हमारे कुछ क्वेश्चंस छूट भी जाते हैं ना, तो उन क्वेश्चंस को हम जो एमसीक्यूज करते हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं बाद में टॉपिक ख़त्म होने के बाद, तो वहाँ पर हम उनको कवर कर लेते हैं। ओके, तो आपको बस भरोसा रखना है मेरे ऊपर। और भरोसे का सही उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि भरोसा आप कैसे रखोगे। तो प्रैक्टिकल कैसे करना है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, फिर देखिए कि मेरे द्वारा जो कंटेंट कराया जा रहा है उससे कितने क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। अगर आपके 80% से 90% तक क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। अगर आप 70% क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप मेरे ऊपर भरोसा मत कीजिए। ठीक है, तो बस अभी जो नदियाँ ख़त्म कराई हैं मैंने, पठार ख़त्म कराए हैं, पर्वत ख़त्म कराए हैं, सामान्य ज्ञान ख़त्म कराया है। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। सारे टॉपिक को ख़त्म होने के बाद आप पाएंगे कि हाँ, सर के द्वारा कराई गई सामान्य ज्ञान की क्लास है मध्य प्रदेश की बहुत बढ़िया थी और बहुत नॉलेजेबल थी और अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया भी था। ठीक है, तो आज हमारे परियोजनाओं की क्लासेस है। परियोजनाओं की क्लासेस में हम आज समझेंगे परियोजनाओं कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना है, बिल्कुल आसानी से धीरे धीरे पढ़ेंगे और हम और बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए। पिछली क्लास में नदियों से कुछ संबंधित टॉपिक छूट गए थे, यानी इनका एक रिकैप मान लीजिए, एक रिवीजन मान लीजिए। तो इसको मैं आज कराऊंगा। मैं कोई भी चीज़ आपको अधूरी नहीं छोड़ना चाहता हूँ आपके लिए, ताकि आपने अगर पिछली क्लास में जो चीज़ नहीं समझ पाई है वो यहाँ पर आप समझ लें। यहाँ पर मध्य प्रदेश के अपवाद तंत्र को समझेंगे हम, बिल्कुल शॉर्ट में समझेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है कि किसी नदी को अपवाद तंत्र, मैंने आपको बताया था कि जो अपवाद तंत्र है वो होता क्या है, वो आपको समझना है। तो मैंने ये बोला था आपसे कि मैं जब क्लास हमारी जो नदियों की ख़त्म होने को होगी ना, तो इस टाइम पे मैं आपको ये समझा दूंगा। ओके, चलिए। तो यहाँ पर दिया गया है कि अपवाद तंत्र क्या होता है। किसी नदी के उद्गम स्थान से उस नदी के मुहाने तक, मतलब नदी जहाँ से निकलती है। ठीक है, अगर आज हमारी परियोजना नहीं हो पाएंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन ये थोड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ना चाहता हूँ। ये इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए मैं इसको स्किप नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या, किसी नदी के उद्गम मतलब कोई नदी यहाँ से निकलती है इस जगह से, और उस नदी के मुहाने तक, मुहाने का मतलब होता है उसका समापन कहाँ पर हो रहा है, तक बनने वाले आकार। मतलब ये नदी जैसे मान लीजिए कोई नदी यहाँ से गई ऐसे, इसकी ये सहायक नदियाँ हैं, इसकी वितरिका क्या होती है। देखो सहायिका क्या होती है, पहले सहायिका नदी समझो क्या होती है। मैं यहाँ पर एक अलग से स्लाइड लेके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक मिनट। कोई भी चीज़
चीज़ आपकी अधूरी नहीं रहेगी, है ना। देखिए मान लीजिए एक नदी है, ठीक है, मान लीजिए गंगा नदी है, गंगा नदी, यहाँ से वो उसका उद्गम हो रहा है और ऐसे बहती हुई वो कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब इसमें जो भी चीज़ें आएंगी वो मैं आपको समझाता हूँ। अब इसके जो सहायक नदियाँ हैं वो, ठीक है ना, अब इसकी एक वितरिका है, क्या वितरिका, इसकी वितरिका का नाम क्या है, हुगली, ठीक है, इसकी वितरिका का नाम क्या है, वितरिका क्या होती है वो अभी समझाता हूँ। और इसमें एक नदी आकर और मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इसके बाद ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो यहाँ तक मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये जो नदी इधर जा रही है, इधर, वो तो क्या होगी, हमारी सहायक नदी हो गई। सहायक नदी का मतलब होता है एक मुख्य नदी, ठीक है, एक मुख्य नदी में, एक बड़ी नदी में आकर कई छोटी छोटी नदियाँ मिल जाती हैं, ठीक है ना। उन छोटी नदियों को हम क्या कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं, ठीक है, यानी क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी। वहीं एक बड़ी नदी से एक छोटी धारा नदी की अलग हो जाती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, वितरिका, क्या बोलते हैं, वितरिका, और इंग्लिश में क्या बोल देते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है, इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, वितरिका। तो गंगा की जो एकमात्र वितरिका है वो कौन सी है, हुगली है। अब यहाँ पर ये जो पूरी संरचना आपको दिख रही है ना, यहाँ पर ये पूरी संरचना को हम क्या बोल देते हैं, अपवाह तंत्र, क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रेनेज, तो आपको अपवाह तंत्र अर्थात ड्रेनेज समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे प्रमुख अपवाह लिखिए, गंगा यमुना अपवाह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, कौन सा, गंगा यमुना, ठीक है। मध्य प्रदेश में यह अपवाह तंत्र, ठीक है, कितना यहाँ पे दिया गया है, 1,83,104 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इनके अपवाह में जो नदियाँ शामिल हैं उन नदियों के नाम क्या है, चंबल, बेतवा, सिंध, दसान। अर्थात ये नदियाँ यहाँ पर दी गई हैं ना, वो ये नदियाँ इन दोनों नदियों की क्या होंगी, सहायक नदियाँ होंगी, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर दिया गया नर्मदा अपवाह तंत्र, इसका जो कुल अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है, इन नदियों का पानी किन किन क्षेत्रों में जाता है, अर्थात कितने किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, उसको हम क्या बोल देते हैं, अपवाह तंत्र। अर्थात इन नदियों के पानी से कितने वर्ग किलोमीटर को लाभ पहुंचता है, अर्थात सिंचाई होती है। मध्य प्रदेश में इनका अपवाह तंत्र 85,149 वर्ग किलोमीटर है। इनकी नदियों में जो इसकी सहायक नदियां हैं वो यहाँ पर ये दी गई हैं। फिर तापी अपवाह तंत्र, ठीक है, फिर माही अपवाह तंत्र, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। गोदावरी अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र। अब इसमें जो एक फैक्ट है उसको समझने की आवश्यकता है, जल विभाजक यानी वाटर डिवाइड क्या होता है, जल विभाजक का मतलब क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है वो समझिए। एक अपवाह को दूसरे अपवाह से, ऐसे मान लीजिए एक नदी यहाँ से बह रही है, यहाँ पर कोई पर्वतनुमा संरचना, पहाड़ी नुमा संरचना के कारण ये नदी, या कोई पठार नुमा संरचना, उसकी वजह से ये नदी दो धाराओं में बट जाती है, तो इस बीच वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, वाटर डिवाइडर बोलते हैं, अर्थात जल विभाजक बोलते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पर दिया गया एक अपवाह को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को क्या कह दिया जाता है, जल विभाजक। अब जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है, इस
इसे जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अब यहाँ पर ये चीज़ दी गई है ना, इसमें आपसे एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया गया कि मध्य प्रदेश में निम्न प्रकार के अपवाह के प्रतिरूप यानी संरचना देखने को मिलती है, वो समझेंगे। पहली है वृक्षाकार। वृक्षाकार का मतलब होता है जब अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के समान हो, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक मुख्य नदी है, उसमें वो जो नदियाँ आकर मिलती हैं उनका जो आकार बनता है, उनका जो आकार कैसा बन जाता है, पेड़ के जैसा, ठीक है। तो उस नदी को हम क्या बोल देते हैं, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, यानी वृक्षाकार के अपवाह के जैसी संरचना उसकी, ठीक है। ऐसी कौन सी नदियां हैं, गंगा, यमुना और महानदी। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, गंगा नदी का यहाँ पर चित्र बनाया था। तो गंगा नदी में इधर से भी सहायक नदी मिल रही है, इधर से भी मिल रही है, इधर से भी, यहाँ पर उसकी एक वितरिका फैली हुई है। तो इसकी जो संरचना आपको दिख रही है ना, वो ऐसी दिख रही है, यानी जो वृक्ष की टहनियाँ होती है ना, उसकी जैसी संरचना इसकी दिख रही है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जाता है कि जो गंगा नदी है वो कौन से प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो आपको बताना है कि वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। वही गंगा का भी यही है और महानदी का भी यही है। क्लियर हो गया ना, चलिए आगे। उसके बाद अरीय या अपकेंद्रीय, ठीक है, प्रतिरूप। इसमें क्या होता है, जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं, उदाहरण अमरकंटक पर्वत से नर्मदा, सोन, जोहिला एवं महानदी का निकलना। अब जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर पर्वत है, यहाँ से नदियों का उद्गम होता है, तो यहाँ पर नदी ऊंचे से गिर रही है, तो ये नदी चारों तरफ बह सकती है, ठीक है ना, ठीक है, चारों तरफ बह सकती है। तो ये जो संरचना बनेगी वो कौन सी संरचना बनी, अरीय या अपकेंद्रीय संरचना बनेगी। तो इसमें जो नदियाँ आती हैं वो कौन सी नदी आती है, नर्मदा, सोन, जोहिला और महानदी। तो आपको ये एग्जाम्पल से याद रखना है कि ये नदी कौन से अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। चले आगे चलिए। अब दिया गया यहाँ पर परवर्ती नदियाँ, ठीक है। तो जब नदियाँ अपने मुख्य नदी में ढाल का अनुसरण करते हुए समकोण पर आकर मिलती हैं, जैसे जब नदियाँ अपनी मुख्य नदी में ढाल का अनुसरण करते हुए समकोण पर मिलती है। समकोण क्या होता है, ये, ठीक है। ये नदी यहाँ से बह रही है, ऐसे जा रही है, कुछ नदियाँ यहाँ से बहकर सीधी ऐसे मिल रही हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, परवर्ती नदियाँ। अब इसका एग्जाम्पल गंगा, यमुना नदियों में जो नदियाँ मिलती हैं, जैसे कैन, ठीक है, सिंध, बेतवा। अब जैसे ये नदी यहाँ से गंगा नदी बहकर ऐसे हो जाती है ना, तो यहाँ से जो नदी आकर यहाँ से मिल रही है, ऐसी नदी आके सीधे यहाँ पर मिल रही है, तो इस नदी को हम क्या बोल देंगे, परवर्ती प्रतिरूप में बह रही है वो, ठीक है। तो ये कौन सी नदियाँ हैं, कैन, सिंध और बेतवा। ओके, चलिए। अब अगली नदी है वो प्रकार है वो कौन सा, अध्यारोपित नदी, सुपर इम्पोज्ड रिवर। जब नदी अपनी घाटी में निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपर्दन करती है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, अध्यारोपित नदी प्रतिरूप। इसमें कौन सी नदी है, चंबल और बनास। क्लियर इतना, चलिए आगे। अब हमारे मध्य प्रदेश की कुछ परियोजनाएं हैं, इन परियोजनाओं को आज हम थोड़ा समझ लेते हैं, कल से इसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के बांध और परियोजना एक ही चीज़ होती है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, ये तीनों एक ही नदी पर है, चंबल नदी पर है, ठीक है। जिसमें जो गांधी सागर है वो मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश से दोनों बाहर हैं, दोनों कहाँ पर हैं, राजस्थान में, ठीक है। अब जो यहाँ पर आपको दिख रही है नर्मदा नदी है, यहाँ पर अवंतीबाई परियोजना,
इंदिरा सागर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, सरदार सरोवर, ये गुजरात में है सरदार सरोवर, है ना। और ये सारी परियोजना आपको दिख रही हैं, ये मध्य प्रदेश में। बाण सागर परियोजना, ये सोन नदी पर है, ठीक है। मैप में आप ऐसे मैप बना लीजिए, उसमें आप लिख लीजिए। समझ में आ रहा है ना आपको? कहीं पे भी कोई भी दुविधा अगर है ना तो आप मुझे बताइए, ठीक है। यहाँ पर एक नज़र आप मार लीजिए इन पे। इनको मैं कल कराऊंगा, यहाँ से कल स्टार्ट करा दूंगा कि मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध और परियोजनाएं कितनी हैं। छोटे छोटे वीडियो बनेंगे तो आपको भी बोरिंग फील नहीं होगा और आपको आसानी से पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।